नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान में शिक्षण विधियाँ और उनके जनक के बारे में पढ़ेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षण विधियाँ हैं, उनके जनकों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शिक्षण के बारे में। शिक्षण क्या है इसके बारे में जानेंगे, इनकी परिभाषाएं समझेंगे, क्या है शिक्षण की परिभाषा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग शिक्षण। शिक्षण जो है सीखने व सिखाने की प्रक्रिया है। कहा जाता है शिक्षण जो है सीखने व सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षण सीखने व सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षण में देखिए दोस्तों, शिक्षण में सीखने वाला जो होता है वो हमारा शिक्षार्थी होता है और सिखाने वाला जो होता है वो शिक्षक होता है और उसका एक पाठ्यक्रम होता है। दोस्तों, तो इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सीखते और सिखाते हैं, इसलिए शिक्षण को और शिक्षण के माध्यम से ही, शिक्षण की विधियों के माध्यम से सिखाते हैं और शिक्षण से ही मतलब सीखना और सिखाना हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि शिक्षण जो है सीखने व सिखाने की प्रक्रिया होती है। इस तरह और कहते हैं कि शिक्षण एक जो है यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया तो है ही दोस्तों, क्योंकि समाज में ही अनेक प्रकार के लोग हैं, उन्हीं के बीच हम लोग सीखते और सिखाते हैं, वही शिक्षण है हमारा। तो ये कहते हैं कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा अधिगम कराने का प्रयास करता है। जो है शिक्षार्थी जो है विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा अधिगम कराने का प्रयास करता है। तो ये कहा जाता है सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा अधिगम करने का प्रयास करता है। अधिगम मतलब सीखने का प्रयास करता है शिक्षण विधियों द्वारा। तो ये हो गई हमारी शिक्षण की शाब्दिक अर्थ के रूप में देख लें। तो अगर इसकी परिभाषाओं के रूप में देखें, मतलब मनोवैज्ञानिकों के रूप में अगर देखते हैं मनोवैज्ञानिकों का क्या मत है शिक्षण के प्रति, तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारे B.O. स्मिथ जी कहते हैं, B.O. स्मिथ महोदय कहते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित, दोस्तों याद रखेंगे, उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया की बात करते तो हमारे वो B.O. स्मिथ महाराज हैं, B.O. स्मिथ महोदय हैं हमारे, जो उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया बोलते हैं शिक्षण को। तो कहते हैं शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये हमारे B.O. स्मिथ महोदय कहते हैं। अब दूसरे आते हैं दोस्तों, एक और बाल मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा एनएल गेज जो हैं, इन्होंने कहा शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। शिक्षण जो है एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य एक दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाना है। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, पारस्परिक मतलब एक दूसरे से प्रभावित हो जिससे, तो वही कहता है शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाना है। मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षण है, ये एनएल गेज महोदय कहते हैं। तो इन दोस्तों इम्पोर्टेंट परिभाषाएं, इनको देख लेंगे दोस्तों। अब आगे आते हैं शिक्षण के कुछ बिंदु हैं, उनके बारे में देख लेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कहता है शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। कैसी है? सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। शिक्षण है जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और कहते हैं शिक्षण एक त्रिभूमि प्रक्रिया है। दोस्तों हमने बताया अभी शिक्षण जो की प्रक्रिया है जो वो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के अनुसार चलती है। मतलब इसीलिए इसको कहा गया शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इसके 3 भाग हैं, इन्हीं से मिलाकर शिक्षण होता है दोस्तों। तो वही त्रिभूमि प्रक्रिया कहा गया। ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और जो पाठ्यक्रम है, इनको मिलाकर हमारे शिक्षण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। अब आगे आते हैं शिक्षण एक अंतःक्रिया। दोस्तों अंतःक्रिया तो है ही, शिक्षण जो हमारी एक अंतःक्रिया है, याद रखेंगे। कहता है शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों का समावेशन होता है। जो हमारे विभिन्न शिक्षण कौशल होते हैं, कौशल जो होते हैं वो शिक्षण के माध्यम से ही सीखे जाते हैं। इसीलिए कहा गया अनेक कौशलों का समावेशन है, अनेक शिक्षण कौशलों का समावेशन है शिक्षण। तो जितने प्रकार के कौशल होते हैं वो शिक्षण के माध्यम से ही कंप्लीट होते हैं दोस्तों, पूरे होते हैं। तो ये हो गया शिक्षण की एक और बिंदु। अब आगे आते हैं दूसरे बिंदु की ओर। कहता है शिक्षण जो है मार्गदर्शन करने की विधा है। मार्गदर्शन करने की विधा है दोस्तों। शिक्षण जो है मार्गदर्शन करने की विधा है। इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा शिक्षार्थी जो है, जब हम
उच्च कक्षा में आ जाते हैं तो जो शिक्षार्थी होता है उच्च कक्षा का, उसको शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन कराता है। तो इसीलिए बोला गया है, जब से वो शिक्षण मार्गदर्शन के रूप में ही कराता है, तो इसीलिए कहते हैं शिक्षण मार्गदर्शन करने की एक विधा है। मार्गदर्शन के माध्यम से शिक्षण होता है। अब आगे आते हैं शिक्षण के सिद्धांत के बारे में दोस्तों देखेंगे थोड़ा सा। शिक्षण के कितने सिद्धांत हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो कहते हैं शिक्षण कौन, पहला सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत। दोस्तों क्रियाशीलता का सिद्धांत इस तरह से कह सकते हैं कि दोस्त जब तक हमारा बच्चा जो है या बालक है, छोटी कक्षा का बालक ही मान लें, तो वो जब तक क्रियाशील नहीं होगा दोस्तों, एक्टिव नहीं होगा, तब तक वो शिक्षण अपना कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा कहता है कि बालक जो है उसको क्रियाशील बनाना, उस माध्यम से उसको शिक्षण प्रदान करना, तो वो हो गया क्रियाशीलता का सिद्धांत करना। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहता है। अब आगे आते हैं वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग नेचर होते हैं, तो वही होती है वैयक्तिक भिन्नता। अलग अलग नेचर, अलग पहनावा होगा, अलग ढंग के होंगे, अलग आँखें, अलग कान, सब कुछ मतलब मिला के वैयक्तिक भिन्नता होती है। तो हर व्यक्ति में अलग अलग सब कुछ गुण होते हैं, वही हो गई वैयक्तिक भिन्नता। तो इस सिद्धांत को समझना वही हमारा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा। तो इसके माध्यम से भी शिक्षण होता है दोस्तों। अब आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। कौन सा? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। दोस्तों बालक जब तक खुद से प्रेरित नहीं होगा या बाह्य प्रेरण से प्रेरित नहीं होगा, तब तक वो आगे पढ़ेगा नहीं, यानी शिक्षण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो इसलिए बालक को प्रेरित करना चाहिए शिक्षण के लिए, मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक को प्रेरित करना चाहिए। तो ये हो गया अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब आगे आता है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत दोस्तों क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। दोस्तों हम लोग शिक्षण के माध्यम से जो कुछ भी पढ़ा है उसको जब तक दोहराएंगे नहीं तो हमारी स्मृति में नहीं रहेगा, हमारी याद में वो नहीं रहेगा। इसलिए बार बार कोई भी चीज़ पढ़ लें उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए, यानी दोहराना चाहिए, यानी आवृत्ति करना चाहिए उसकी, तो हमें वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये हो गया हमारा आवृत्ति का सिद्धांत। अब आता है चयन का सिद्धांत। दोस्तों चयन का सिद्धांत से इस प्रकार समझ सकते हैं दोस्तों कि बालक जिस कक्षा में है तो उसकी रुचि और उसकी योग्यता के अनुसार हमें पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। हमें उसकी योग्यता के आधार पर और उसकी योग्यता और रुचि के आधार पर हमें पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए, तभी वह बालक आगे पढ़ पाएगा और शिक्षण प्रक्रिया में अच्छे से परफॉर्मेंस देगा। तो यही हमारा चयन का सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों। अब आगे आता है नियोजन का सिद्धांत। दोस्तों नियोजन का सिद्धांत का मतलब समझेंगे। नियोजन का मतलब होता है दोस्तों पहले से ही योजना बना लेना। मान लीजिए हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसको हम अगर कोई शिक्षक है पढ़ाएगा उसको, तो हम उसकी योजना पहले से ही बना लेंगे कि बच्चा इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ेगा और इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ेगा और इतनी देर उसको खेलना है और क्या पाठ्यक्रम उसका होना चाहिए। ये योजना पहले से ही बना ली जाती है, तभी शिक्षण प्रक्रिया अच्छे से संपूर्ण होती है। तो ये हो गया नियोजन का सिद्धांत दोस्तों। अब आगे आता है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत दोस्तों वही है, बच्चों को ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाने चाहिए जिससे वो रुचि लें और इस तरह की ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बालक उसमें रुचि ले, तभी शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाएगी। तो ये हो गया रुचि का सिद्धांत दोस्तों। इसके बाद आता है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत का मतलब दोस्तों समझेंगे। विभाजन का मतलब ये है कि अगर हमारा पाठ्यक्रम बहुत ही लंबा है, यानी बहुत ही समय तक चलने वाला है, तो हम उसको टुकड़ों में करके पढ़ें, यानी हम उसको शिक्षक जो है शिक्षार्थी को टुकड़ों में करके पढ़ाएं, यानी उसके विभाजन करके उसको बच्चों में पढ़ाए, मतलब उसको शिक्षण करें, तो हमारा शिक्षण इससे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी। तो ये हो गया विभाजन का सिद्धांत भी दोस्तों। कौन सा हो गया? विभाजन का सिद्धांत। अब आते हैं दोस्तों, हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ लिए शिक्षण के। अब आगे आते हैं शिक्षण के सूत्र देखेंगे। कुछ शिक्षण के महत्वपूर्ण सूत्र हैं दोस्तों, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण का सूत्र है। तो मूर्त का मतलब दोस्तों क्या है? मूर्त का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकें और जो हमें दिखाई दे, वो हमारा मूर्त हो गया। और अमूर्त क्या हो गया? जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकें, जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकें, ना उसको छू सकें ना देख सकें, तो वो हो गया अमूर्त। तो यही कहता है कि हम जो चीज़ ना देख सकें उसकी ओर बढ़ना देखे हुए चीज़ों से, मतलब
इसका ये है कि हम जो चीज़ अपने वातावरण में यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से हम जो चीज़ नहीं जानते उसके बारे में पढ़ें। तो ये हो गया शिक्षण सूत्र हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर। अब आगे आते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये चीज़ भी वही हो गई दोस्तों, प्रत्यक्ष मतलब जो हमें दिखाई दे, जो हमारे सामने हो। अप्रत्यक्ष का मतलब जो हमारे सामने ना हो उसके बारे में पढ़ना। तो ये हो गया दोस्तों जो हमारे सामने है उसके माध्यम से, यानी उसको पढ़ के हम ऐसी ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ें जो हमें पता ना हो, और उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लें, उसको भी हम लोग पता कर लें कि वो क्या चीज़ है जो अप्रत्यक्ष है। तो यही हो गया अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र, ये हो गया है। इसके बाद आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। दोस्तों ये भी ज्ञात का मतलब हुआ दोस्तों कि हमें जो चीज़ ज्ञात है उसके बारे में पढ़ने या जानते हैं हम लोग, तो उसके माध्यम से हम ऐसी चीज़ों के बारे में जानें, ऐसी पढ़ाई के बारे में जानें जो हमें पता नहीं है और उसको हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो ये हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो चीज़ ना पता हो उसके माध्यम से हम लोग मतलब ज्ञात के माध्यम से अज्ञात की ओर चले जाएं। तो ये हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र। अब आगे आते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या दोस्तों? विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब कोई विशिष्ट चीज़ है उससे हम सामान्य की ओर, कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम है उससे हम सामान्य पाठ्यक्रम की ओर बढ़ें। ये भी हमारा एक शिक्षण सूत्र हो जाएगा। अब आता है सरल से जटिल की ओर। अब हम लोग दोस्तों सरल चीज़ों के बारे में ज़्यादा अध्ययन कर लेते हैं, मतलब अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, वो हो गया सरल। अब कोई जटिल चीज़ें होती हैं वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आती है एक बार में, तो वही कहता है कि सरल चीज़ों को के माध्यम से हम लोग जटिल चीज़ों को भी सरल बना लें और उसको याद कर लें, उसको अपने दिमाग में बैठा लें। तो वही हो जाएगा हमारा सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र। अब आगे आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर दोस्तों याद रखेंगे, अनिश्चित से निश्चित की ओर मतलब हमें जो चीज़ निश्चित नहीं है, यानी हमें जो हमारे वातावरण में अनिश्चित चीज़ें हैं उनके माध्यम से हम लोग निश्चित चीज़ की ओर बढ़ें, उनको पढ़ें, निश्चित चीज़ की ओर पढ़ें। तो हम ये भी हमारा शिक्षण सूत्र हो जाएगा अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब आगे आता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण का मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारा कोई पाठ्यक्रम जैसे है, हम लोग उसको पूरी तरीके से पढ़ते हैं, पूरा एक बार में पूरा पाठ्यक्रम पढ़ें और याद करें तो हमें अच्छे से याद नहीं हो पाएगा। तो हम लोग अगर उसी को अंश यानी टुकड़ों में बांट कर पढ़ें, टुकड़ों में बांट कर अच्छे से पढ़ लें तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है दोस्तों कि हम लोग अगर पहले उसको पूरा से याद कर लें उसके बाद टुकड़ों के रूप में पढ़ें, टुकड़े के रूप में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो वही पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र हो जाएगा दोस्तों। तो ये हुए हमारे शिक्षण सूत्र दोस्तों। हम लोग शिक्षण सिद्धांत पढ़े, शिक्षण सूत्र पढ़े। अब हम लोग आएंगे शिक्षण विधियों की ओर। देखते हैं शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जनक के बारे में इस साथ में पढ़ते जाएंगे, उनके विशेष की भी बात करेंगे दोस्तों इनमें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आगमन विधि के बारे में दोस्तों। तो आगमन विधि की बात करेंगे हम लोग, किसकी दोस्तों? आगमन विधि की। तो आगमन विधि की अगर जनक की बात करते हैं दोस्तों तो आगमन विधि के जनक माने जाते हैं हमारे अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय को हमारा आगमन विधि के जनक मानते हैं दोस्तों। अगर हमारे किसी परीक्षा में यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर अरस्तु महोदय ऑप्शन में नहीं दिए आगमन विधि के जनक के रूप में, तो वहाँ पे हमारे बेकन महोदय जरूर दिए होंगे दोस्तों। तो बेकन महोदय को टिक करेंगे। अगर अरस्तु महोदय नहीं दिए तो, अगर अरस्तु महोदय दिए तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा अरस्तु महोदय ही होगा, नहीं दिए तो बेकन महोदय को टिक कर सकते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों जनक हमारे आगमन विधि के अरस्तु महोदय हैं, कभी कभी हमारा बेकन महोदय भी माने जाते हैं। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं दोस्तों, कुछ बिंदु हैं जैसे यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। और यह उदाहरण से नियम की ओर चलती है दोस्तों। आगमन विधि का विशेष पॉइंट यही है दोस्तों, आगमन विधि बराबर उदाहरण से नियम, इतना याद रखेंगे। आगमन विधि बराबर उदाहरण से नियम। आगमन विधि में हम लोग सबसे पहले उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं, उदाहरण के बारे में बालकों को बताते हैं, उदाहरण के बारे में बताते हुए हम नियम की ओर बढ़ते हैं। पहले उदाहरण बताते हैं यानी उदाहरण हमें ज्ञात होते हैं उनके बारे में बताते हैं, फिर अज्ञात की ओर बढ़ते हैं यानी नियमों के बारे में जो हमें अज्ञात हैं। तो ये हो गया उदाहरण से नियम की ओर ये अवधि चलती है, इतना याद रखेंगे दोस्तों, जरूर याद रखेंगे उदाहरण से नियम आगमन विधि का।
और इसके बाद आता है इसमें ज्ञान स्थायी रूप से ग्रहण किया जाता है। इसमें ज्ञान जो है स्थायी रूप से ग्रहण किया जाता है दोस्तों, क्योंकि यह उदाहरण से हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं और इसमें समय अधिक लगता है, तो हमारा जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। तो ये हुई हमारी दोस्तों आगमन विधि। अब आगे आते हैं हम लोग इसका उल्टा, आगमन विधि का जस्ट उल्टा हमारे निगमन विधि में आते हैं दोस्तों। तो निगमन विधि की अगर जनक की बात करता है तो निगमन विधि के जनक भी हमारे अरस्तु महोदय हैं। कौन है दोस्तों? अरस्तु महोदय। आगमन विधि के भी और निगमन विधि दोनों के जनक हमारे अरस्तु महोदय हैं। इसके बिंदु में आते हैं तो यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है दोस्तों। आगमन विधि का हमने बताया सबसे उल्टा है निगमन विधि, तो वह जो आगमन विधि थी हमारी वो उदाहरण से नियम की ओर चलती थी, और निगमन विधि जो हमारी नियम से उदाहरण की ओर चलेगी। कहाँ से दोस्तों? नियम से उदाहरण की ओर चलेगी। और उसकी बात करते हैं तो यह विधि हमारी बाल केंद्रित नहीं है, या बाल केंद्रित नहीं है दोस्तों। यह विधि जो हमारी बाल केंद्रित नहीं है, याद रखेंगे, निगमन विधि हमारी बाल केंद्रित नहीं है। इसके बाद आते हैं यह अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है दोस्तों। हमें नियम जो हैं वो अज्ञात होते हैं, किसी के द्वारा बताए जाते हैं तब पता चलते हैं, वैसे अज्ञात होते हैं। और उदाहरण हमारे ज्ञात होते हैं, जो हमारे वाद समाज में हमारे सामने होते हैं वो ज्ञात होते हैं। उदाहरण जो हमारे सामने होते हैं वो ज्ञात होते हैं, इसलिए अज्ञात से ज्ञात की ओर है दोस्तों। आगमन में ज्ञात से अज्ञात था, इसमें अज्ञात से ज्ञात है। ये हमारी अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। और इसी की में और देख लेते हैं तो यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। यह विधि निगमन विधि जो है सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। तो इतना याद रखेंगे निगमन विधि में दोस्तों, इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। अब आगे आते हैं दोस्तों, शिक्षण विधि है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी? प्रश्नोत्तर विधि के जनक की बात करते हैं तो हमारे सुकरात महोदय हैं। इसके जनक कौन है दोस्तों? प्रश्नोत्तर विधि के जनक हमारे सुकरात महोदय हैं। इसके बाद आते हैं इस विधि में प्रश्न पूछकर पाठ का ज्ञान कराया जाता है। क्या कराते हैं? प्रश्न पूछकर पाठ का ज्ञान कराया जाता है। मतलब शिक्षक जो है शिक्षार्थी से प्रश्न पूछेगा और उस पाठ का ज्ञान कराएगा दोस्तों, प्रश्न पूछ कर। और इसके बाद देखते हैं इसका महत्वपूर्ण बिंदु एक और है कि इस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों प्रश्न पूछते हैं। यानी शिक्षक पहले प्रश्न पूछता है बच्चों से, अगर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता तो बच्चा भी शिक्षक से, यानी शिक्षार्थी भी शिक्षक से प्रश्न पूछ सकता है। तो इसमें दोनों लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों अगली विधि में, शिक्षण विधि जो है हमारी खोज विधि। खोज विधि को और भी कई नामों से जाना जाता है दोस्तों, देख लेते हैं। खोज विधि को अनुसंधान विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहते हैं, और ह्यूरिस्टिक विधि भी हम लोग खोज विधि को कहते हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके नाम जरूर याद रखेंगे, कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे खोज विधि, अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। इसके जनक की बात करते हैं तो इसके जनक है हमारे आर्मस्ट्रांग जी। आर्मस्ट्रांग महोदय इसके जनक हैं। और इसके बिंदुओं में आते हैं तो यह विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित है। स्वयं करके सीखने पर आधारित है दोस्तों। अनुसंधान या अन्वेषण होता है या खोज होती है तो उसमें स्वयं शिक्षार्थी जो है स्वयं करके सीखता है, इसलिए कहते हैं करके सीखने पर आधारित है। खोजना जो है वो स्वयं किया जाता है, इसलिए यह करके सीखने पर आधारित है, स्वयं करके। इसके और बिंदु में आते हैं दूसरे, तो यह विधि शिक्षक केवल मार्गदर्शन के रूप में करता है। यह विधि जो होती है, इस विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है दोस्तों। यह उच्च शिक्षा में काम आती है यह विधि, इसलिए इसमें शिक्षक जो होता है सिर्फ मार्गदर्शन का काम करता है, बच्चों को सिर्फ मार्गदर्शित करता है कि कैसे क्या करना है, बाकी जो काम है वो शिक्षार्थी स्वयं करता है, इसीलिए स्वयं करके सीखने का आधारित है ये। अब आगे आते हैं दूसरे बिंदु पर कि शिक्षार्थी स्वयं सूचना और तथा सिद्धांतों की खोज के लिए अनेक प्रयोग करते हैं, तभी कहते हैं ये खोज विधि है, क्योंकि खोज विधि में सब शिक्षार्थी जो है स्वयं सूचना व सिद्धांतों की खोज के लिए अनेक प्रयोग करता है। शिक्षार्थी अनेक प्रयोग करता है, उससे खोज करता है और सूचना और सिद्धांत निकालता है उससे। तो ये हो गई हमारी खोज विधि दोस्तों, अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि या कह लें ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो इस तरह से हम लोग आते हैं अगली विधि की ओर दोस्तों, जो है मांटेसरी विधि। कौन सी दोस्तों? मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि के जनक की बात करें, सबसे सिंपल दोस्तों, इसके जनक है हमारे मारिया मांटेसरी, डॉक्टर मारिया मांटेसरी जी हैं इसकी जनक। अब आगे आते हैं, यह जो है यह विधि 3 से 7 के वर्ष के शिक्षार्थियों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा प्रबल देता है दोस्तों। ये छोटे बच्चों के लिए यह विधि का उपयोग किया जाता है मांटेसरी। हम लोग मांटेसरी स्कूल भी देखते हैं दोस्तों, तो अभी हमारे मांटेसरी जो विद्यालय हैं वो हमारे छोटे बच्चों के लिए, तो यहाँ वहीं से ये मांटेसरी है। तो मांटेसरी में
3 से 7 वर्ष के शिक्षार्थियों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा देने पर बल दिया जाता है। यह याद रखेंगे, छोटे बच्चों के लिए है, 3 से 7 वर्ष के शिक्षार्थियों के लिए। अब आगे आते हैं, बालक की ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों को विकसित किया जाता है। इसमें छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों को विकसित किया जाता है मॉन्टेसरी विधि के माध्यम से, और इसके जनक डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। अब आगे आते हैं दोस्तों, किंडर गार्डन या बाल्योद्यान विधि। बालोद्यान विधि हमारी होती है किंडरगार्टन विधि को ही कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। इसके जनक अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसके जनक की बात करते हैं तो हमारे इसके जनक हैं किंडरगार्टन विधि के फ्रॉवेल महोदय। कौन है दोस्तों? फ्रॉवेल महोदय इसके जनक हैं। इसके बिंदुओं में और आते हैं, इसके बिंदु हैं इसमें, शिक्षार्थी जो है गीतों, उपहारों व क्रियाओं द्वारा सीखता है। बालोद्यान का मतलब ही है, किंडरगार्टन का मतलब ही है बच्चों का बगीचा दोस्तों। क्या? बच्चों का बगीचा। तो वही कहते हैं बच्चे इसमें गीतों, उपहारों व क्रियाओं द्वारा सीखते हैं दोस्तों। तो यही विधि हो जाएगी किंडरगार्टन विधि। इसमें खेल, आनंद व स्वतंत्रता का वातावरण होता है। वातावरण तभी होगा खेल, आनंद व स्वतंत्रता का, क्योंकि बच्चे खुले में होंगे वहाँ, क्योंकि बच्चों का गार्डन है यानी बच्चों का बगीचा है, इसीलिए यह खेल करते हैं वहाँ पे, आनंद करते हैं और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। इसीलिए कहा जाता है यह वही का वातावरण स्वच्छ होता है और स्वतंत्रता का वातावरण होता है। तो ये हो गई हमारी किंडरगार्टन विधि। अब आगे आते हैं हम लोग परियोजना विधि के बारे में पढ़ेंगे। परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि दोस्तों। कौन सी? प्रोजेक्ट विधि, इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड, यानी परियोजना विधि। इसके जनक की बात करते हैं तो दोस्तों इसके जनक है हमारे विलियम हेनरी किलपैट्रिक। किलपैट्रिक से याद रखेंगे परियोजना विधि के जनक जो हमारे किलपैट्रिक हैं दोस्तों। कौन है? किलपैट्रिक, परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट विधि के जनक। इसके बिंदुओं में आते हैं, परियोजना व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किया जाता है। परियोजना विधि जो है, जो हमारी है, उसको व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति द्वारा या सामूहिक रूप से भी किया जाता है इसका प्रयोग। अब आगे आते हैं हम लोग, इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों में योजना बनाना, उसको क्रियान्वित करना और उसका मूल्यांकन करना आदि कौशलों का विकास किया जाता है। इसी विधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में योजना बनाना, उसको क्रियान्वित करना उस योजना को, और फिर उसका मूल्यांकन करना आदि कौशलों का विकास किया जाता है। ये हो जाएगी हमारी प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट तभी हम लोग उच्च कक्षा में जब आते हैं तो कई प्रकार के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं हम लोगों को बनाने के लिए। तो वही होता है, उससे हमारी बच्चे फिर उसमें योजना बनाते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इससे हमारे अनेक प्रकार के कौशल हो जाते हैं, उन्हीं का विकास किया जाता है इस माध्यम से। तो ये हो गई हमारी प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि। अब आगे आते हैं हम लोग कहानी विधि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो कहानी विधि में पॉइंट देखेंगे दोस्तों, तो यह बच्चों के में रुचि व जिज्ञासा का विकास करती है। बच्चे कहानियाँ, अक्सर छोटे बच्चे जो हैं वो कहानियाँ ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, उसी के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। तो इसमें बच्चे में रुचि व जिज्ञासा का विकास करती है यह विधि। किसका? रुचि व जिज्ञासा का, कहानी विधि। नीरस विषय वस्तु को भी रोचक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। कहानी के माध्यम से शिक्षक जो है, नीरस विषय वस्तु भी होगा तो बच्चों को उसको रोचक बनाकर, यानी रोचक ढंग से, दोस्तों ये रोचक ढंग लिखा है, चा बना है ढा की जगह, तो रोचक ढंग से पढ़ा सकता है कहानी विधि के माध्यम से नीरस विषय वस्तु को भी शिक्षक। अब आगे आते हैं, ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन भी हो जाता है दोस्तों। कहानी के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है और उसके साथ ज्ञान प्राप्ति तो हो ही रही है। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन तो हो ही जाता है। ये हो गया कहानी विधि दोस्तों। अब आगे आते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट विधियां हैं दोस्तों, शिक्षण विधियां, उनके जनक के बारे में पढ़ लेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग डाल्टन विधि में। कौन सी? डाल्टन विधि। तो इसके जनक हैं सर हेलेन पार्कहर्स्ट। हेलेन पार्कहर्स्ट जो हैं हमारे डाल्टन विधि के जनक हैं। अब आगे आते हैं योजना विधि। योजना विधि के जनक हैं जॉन डीवी। कौन है दोस्तों? जॉन डीवी। जॉन डीवी की बात करेंगे तो हमारे योजना विधि के जनक हैं दोस्तों। अब संवाद विधि की बात करते हैं तो उसके हैं प्लेटो दोस्तों। कौन से? प्लेटो। ये सब बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध हैं मनोवैज्ञानिक प्लेटो महोदय जी, जैसे जॉन डीवी महोदय जी। तो ये योजना विधि के जॉन डीवी हो गए, संवाद विधि के प्लेटो महोदय हो गए। अब आगे आते हैं खेल विधि। तो खेल विधि के जाने जाते हैं दोस्तों हेनरी कार्डवेल कुक। हेनरी कार्डवेल कुक। कुक से याद रखेंगे दोस्तों खेल में कुक करना, खेल में खाना बनाना, तो खेल से याद रखेंगे, खेल विधि के जनक कुक हो जाएंगे, हेनरी कार्डवेल कुक। अब आते हैं विनेटिका विधि। विनेटिका विधि के जनक हैं कार्लटन वासबर्न।
कार्लटन वासवर्ण जो है हमारे विनेटिका विधि के जनक हैं। इसके बाद आते हैं हर्बर्ट विधि। तो हर्बर्ट विधि के जनक भी दोस्तों, उसमें तो उसी नाम छुपा हुआ है, उसी विधि में ही नाम छुपा है। हर्बर्ट विधि के हर्बर्ट जनक हो जाएंगे, हर्बर्ट महोदय ही उसके जनक हो जाएंगे। तो इतने हम लोग याद जरूर रखेंगे दोस्तों, इतने मनोवैज्ञानिकों को, और जो पढ़ा चुका वो भी याद रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमारा शिक्षण विधियाँ और उनके जनक के बारे में जो पढ़ा वो ख़त्म होते हैं। इनको अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों, और जो ना समझ में आ रहा हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रश्न पूछ सकते हैं, उससे उस प्रश्न का आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को हमारे लाइक करिए दोस्तों, और सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे यूजे पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।